नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो भाई बिहार में जैसा तेजस्वी यादव चैलेंज कर रहे थे कि जो हम बहुमत की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिहार में खेला होगा। अब वो खेला तो नहीं हुआ है और जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये कोई भी अफवाह फैला दें। नीतीश कुमार वो मजे हुए खिलाड़ी हैं कि जिस तरह से उन्होंने विधायकों को बांध के रखा, एक सीधा मैसेज दिया गया कि यदि मैं बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो मैं जाऊंगा राजभवन और विधानसभा कर दूंगा भंग। मैंने भी इस बारे में वीडियो बनाई थी। सभी विधायकों में एक मैसेज दे दिया गया कि यदि बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो समझ लीजिए नए तरीके से चुनाव होगा और फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया ये तुम जानो। और होना क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद से ग्राफ सीधा चढ़ता जा रहा है, तो नीतीश कुमार भी ये समझ बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ही फायदे का सौदा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेडीयू के विधायक, बीजेपी के विधायक और यहां तक कि आरजेडी के भी कुछ विधायकों ने इस मामले में अपना रुख ये एनडीए के साथ करना तय किया। और इसके कारण आप देखिए कि एक दो विधायकों ने जेडीयू के इधर उधर किया है, कुछ भाजपा के विधायक भी, एक विधायक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो एनडीए का आंकड़ा था 128 का, उसमें 1 प्लस में हुआ है। अब इसमें हल्ला किया जा रहा है कि साहब जो आरजेडी के 3 विधायक हैं उन विधायकों को डराया गया, धमकाया गया। उनमें से एक जो है वो कह दिया गया कि जो प्रहलाद यादव है तो जाते ही नहीं, लेकिन ये बालू माफिया इनको डरा दिया कि तुम्हारे ऊपर केस होंगे। भाई अगर ये 3 नहीं भी जाते, मान लीजिए 129 में इन 3 के आंकड़े को घटा दो जो आरजेडी के गए हैं, तो भी 126 बैठता है और बहुमत के लिए 122 चाहिए। यानी नीतीश कुमार एनडीए के पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों की संख्या थी। और यह पहले से कहा जा रहा था कि जो जेडीयू है, भले ही इनके 1-2 विधायक की नाराजगी, गुस्सा है, लेकिन वो वोटिंग के समय उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक की गुस्सा नाराजगी चलेगी, लेकिन वो वोटिंग के समय में उपस्थित होंगे। और इसलिए जो बीजेपी के 78 उसमें से 1 नहीं आया, जेडीयू के 45, हम पार्टी के 4 और 1 निर्दलीय, ये सब मिलाकर के ये इनके पास 128 आंकड़ा बैठ रहा था, जो कि पूरा कंफर्म थे कि बहुमत रहेगा। और ये भी ताज्जुब देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद में रखा, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो ये जेडीयू के विधायकों के डर से कि साहब हमसे संपर्क हो जाएगा, कोई टूट हो जाएगी, कोई ऐसा हो जाएगा, आरजेडी के विधायक को मीटिंग के लिए बुलाया और उसके बाद उनको अपनी कोठी में, कहा जा रहा है, कैद कर लिया। हालांकि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि ये कैद नहीं है, अपनी मर्जी से बैठे हैं। निश्चित रूप से मर्जी से बैठे होंगे, लेकिन डर सबको सता रहा था। और भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू, ये तो जरूर लग रहा था कि खरीद फरोख्त की बात की जाएंगी, लेकिन ये सभी चीजें निराधार साबित हुई, क्योंकि सबको एक मैसेज था कि अगर नीतीश बाबू ने ये बहुमत सिद्ध नहीं किया तो विधानसभा भंग हो जाएगी। और विधानसभा भंग का नए फ्रेश चुनाव में कोई भी विधायक जाना नहीं चाहता। और इसीलिए नीतीश कुमार की जो रणनीति थी वो एक तरह से कामयाब हुई है। अब इसमें हमने देखा कि बहुमत सिद्ध होने के बाद वहां विधानसभा में संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव वही पुराना कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे और वो बताने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के नैरेटिव पिछले दिनों पत्रकारों के जरिए बनाने का कोशिश ये तेजस्वी ने किया है कि साहब 17 साल वर्सेस 17 महीने। और वो कहना चाह रहे थे कि हमारे शासन में, यानी आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार में, लाखों नई वैकेंसियां, नौकरी निकाली गई। इसकी हवा सम्राट चौधरी ने निकाली और इसका जवाब नीतीश कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि जो ये नौकरियों की बात कर रहे हैं, भाई नौकरियों की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हमारी योजना थी। अगर ये आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी नौकरी देने वाली थी तो जो इनका कार्यकाल रहा है 15 साल का, ये बताएं उसमें कितनी नौकरी दी। तो सम्राट चौधरी ने वो आंकड़े रख दिए कि भाई 2020 तक जो ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन की जो सरकार थी उसमें 7.5 लाख नौकरियां दी गई। और अगर इनका 15 साल आरजेडी का देखें तो लालू जी की पार्टी ने 1 लाख मुश्किल में वैकेंसियां निकाली और उसमें भी भ्रष्टाचार इस कदर हुआ कि रेलवे की नौकरी केंद्र में रहते हुए लालू जी ने दी तो लोगों की जमीनें नाम लिखवा दी, राज्य की नौकरियां दी
तो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और लोगों से पैसे खाए गए। यहां चर्चा की गई, जिस तरह से भ्रष्टाचार और विकास की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभालते हुए यह कहा कि हम जब से आए हैं सत्ता में बिहार की, हमने विकास किया है। और ये किसी से छुपा नहीं है। मैं भी बिहार कई बार गया हूं। मैंने नीतीश कुमार के सीएम बनने के पहले का बिहार देखा है। वाकई में नीतीश कुमार जो विधानसभा में बोल रहे थे, बिहार का तो हर व्यक्ति जानता है। मैंने देखा है कि अगर ट्रेन जो है बिहार की सीमा में जैसे ही एंट्री करती थी, गुंडागर्दी इस कदर थी कि रिजर्वेशन के डब्बों में लोग घुस जाया करते थे। और मजाल है कोई बोल जाए, सीट पे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, और रिजर्वेशन डब्बों में सवारियों को साइड कर दिया करते थे। उठो, उठ के बैठ जाओ, बिहार आ गया है, पता लग जाता था। रास्ते नहीं थे, सड़क नहीं थी, गांव में आप जा नहीं सकते थे कनेक्टिविटी के लिए। रोडवेज की बस्ती आप कल्पना ही मत करो। प्राइवेट जीपी चले करती हैं और उसी से सवारियां ढोएंगे, और गांव गांव में जाने के लिए केवल पगडंडियां और गड्ढों वाली सड़क। ऐसा दिखता था, गड्ढों में गड्ढे ही गड्ढे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये थी कि शाम के समय वाकई में, और शाम छोड़ दीजिए साहब, दिन में 10,000 रुपए को लेकर हत्या कर दी जाती थी। नीतीश बाबू आए तो उनको लोगों ने जिस तरह का शासन बिहार में नीतीश जी ने दिया, इसी के कारण उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा। और यह हकीकत है। तो नीतीश कुमार ने वो याद दिलाया कि आप 15 साल सत्ता में रहे। उस 2005 तक का जो कार्यकाल था, सन 1990 से और 2005, इस 15 साल में बिहार को जो तमगा मिला वो जंगल राज का मिला था। और यह बिहार की जनता से छुपा नहीं है। लेकिन आप जातियों में बांटेंगे, हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, यही लालू की स्ट्रेटेजी रही। और नीतीश कुमार ने इसकी पोल खोली कि आप तो एमवाई फैक्टर की बात करते हो, और उस एमवाई फैक्टर में केवल एक जाति, उनको लाभ और तुष्टीकरण, और इसके कारण सत्ता में आप रहना। वही सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की पोल खोलते हुए कहा कि देखिए, आप आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत गणना हमने कराई, हम आरक्षण देंगे। तो उन्होंने सवाल कर दिया कि 15 साल में बताएं, जरा चुनौती दे दी भरी सभा में, क्या आप बताएं किसी भी कम्युनिटी को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, किसी को अगर आपने आरक्षण 15 साल में दिया हो तो बताएं कितनी नौकरी दी। और यह हकीकत है। किसको आरक्षण मिला? केवल यादव को। और यादव में भी किसको मिला? लालू जी के परिवार को। और परिवार का हालत देख लीजिए, लड़का, लड़की, बेटा, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पर हैं। और वो तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि आपने केवल 1 साल में कितना आमदनी आपकी हुई है, 1.5 करोड़ से ऊपर का आपका जो है अरबपति आप बन गए 1.5 साल में। तो हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा है और नीतीश ने भी कहा है कि हम सब इसकी जांच कराएंगे। बिहार में सत्ता में जो पैसे जिन्होंने कमाए हैं, जिन्होंने मलाई मारी है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच कराएंगे। और अब आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी भी है। बिहार में जो जंगल राज और भ्रष्टाचार है, उसमें जब तक ये जो भ्रष्ट बैठे हुए अधिकारी हैं और इनके साथ जो नेताओं का गठजोड़ है, इस नेक्सस को नहीं तोड़ा जाएगा, बिहार का सुधार नहीं हो सकता। मैं देख रहा था कि किस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ और उसके बाद से जो कुछ योजनाओं का वहाँ शुरुआत बिहार में हुई है। जो मनीष कश्यप है वो रिपोर्टिंग कर रहा था, फिर से एक सड़क को वो दिखा रहा था कि देखिए किस तरह से सड़क बनाई जा रही है, कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, मजदूरों के पैर में जूते नहीं हैं, जबकि करोड़ों रुपए सेफ्टी के नाम पर जो सड़क का टेंडर जिसको मिलता है उसको एक अलॉट करना पड़ता है और मजदूरों पर इसको खर्च करना होता है। नीचे सड़क चल रही है, वह वाहन चल रहे हैं, ऊपर से गाटर गिर गया, कई लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं आम होती हैं और इसके लिए सेफ्टी नॉर्म्स बताए जाते हैं। लेकिन बिहार में तो माशाअल्लाह रिश्वतखोरी है, नेताओं की जेब भर दो, फिर चाहे जनता मरती रहे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। यानी एक बार फिर से ये तय हो रहा है, दिख रहा है कि बिहार में अब एक बिहार वालों को उम्मीद तो नहीं है लेकिन जरूरत है। अब ये 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से गठबंधन के सीएम बने हैं। तो क्या इस बार सम्राट चौधरी जैसा वादा कर रहे हैं कि इस बार का जो विकास है वो कुछ और होगा और इस बार लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार पर खास ध्यान दिया जाएगा? तो लोगों को उम्मीद जगी है। बिहार के लोग ये कहते हैं कि देखिए, यहां जाति की बात जब तक नहीं जाएगी, जाति में जब तक हिंदू बटा रहेगा, तब तक कुछ सुधार होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब युवा पीढ़ी जो है
वो थोड़ा सा जागृत अवस्था में आई है। जाति से ऊपर उठकर वो देश और धर्म के मुद्दे पर जागृत हुई है। देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बिहार की जनता किस करवट इसको मोल्ड करती है और किसके पीछे जाती है। तो दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार अब जिस तरह से गठबंधन में वापस आए हैं, इसका लाभ गठबंधन को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। और जैसा कि एक नारा दिया गया है और जो लक्ष्य तय किया गया है कि बिहार की लोकसभा की 40 में से 40 सीटें एनडीए जीतने का लक्ष्य बनाकर आगे चल रहा है, मुझे लगता है कि वो आसानी से हासिल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और अब बिहार में तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरजेडी में भी अब आप टूट होती देखेंगे, क्योंकि सरकार बन गई। अभी तक लोगों को लग रहा था, जिस तरह की हवा बनाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव तो खेला कर देगा, ये तो बहुमत सिद्ध नहीं हो पाएगा, विधानसभा भंग भी हो सकती है। कुछ लोग इधर उधर अभी सोच रहे थे, लेकिन अब जब क्लियर हो गया कि भाई बहुमत सिद्ध हो ही चुका है, तो अब आप समझ लीजिए, जैसा मैं कह रहा हूं, अभी फिर से आपको दोहरा देता हूं, अब खेला लल्लन सिंह की तरफ से होना बाकी है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि आरजेडी के अंदर अब बड़ी टूट होगी। एक बड़ा धड़ा टूटकर इधर आने को तैयार बैठा है, क्योंकि वहां आरजेडी के साथ अगर जाते हैं तो उनको पता है कि वहां तो लालू जी और उनकी संतान, आगे फिर उनकी संतान, और नहीं तो यादव कम्युनिटी, बस इसके आगे वहां किसी की दाल गलनी नहीं है। तो फिर विपक्ष में बैठकर इसी तरह इंतजार करें कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के केस ओपन हो, या फिर सत्ता में एनडीए के साथ आकर, नीतीश जी के साथ आकर आप सत्ता का सुख भोगें। तो फिर कोई भी अकलमंद राजनीतिक जेल क्यों जाना चाहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों के अंदर खलबली मची हुई है। और अगले कुछ दिनों में कई बड़े नेता आपको दिखाई देंगे कि वो एनडीए में शामिल होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।